हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करने वाले हैं और मैंने अपनी एनसीईआरटी खोल ली है। आप लोग भी रख लीजिए और साथ ही हमारे शॉर्ट नोट्स भी हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में, जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया, एक डेफिनेशन दिया गया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, तो इसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। द टर्म सिंपली रेफर्स टू हेल्दी अभी देखिए, द टर्म सिंपली रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। हाउएवर, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. According to the World Health Organization, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavior and social. 4 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसको याद रखिएगा। फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। जो इन चारों में सही होगा उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कहा जाएगा। फिर इंडिया में फैमिली, सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट हुआ था फैमिली प्लानिंग के बारे में 1951 में नेशनल लेवल पे। फिर जो सेट्यूटरी बैन और एम्नियोसेंसिस है वो सिर्फ बैन किया गया है, सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन किया गया। बाकी इसके और भी बहुत ज़्यादा अच्छे यूजेस है, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर जानने के लिए या फिर कोई जिससे कि अदर टाइप की बीमारियां जानने के लिए। बट इट कैन बी यूज़फुल टू नोइंग डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा। सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि वीक में एक बार खाया जाता है। वंस अ वीक पिल, नॉन स्टेरॉयडल होता है, ब्लॉक करता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर को। नॉन हार्मोनल पिल है ये और इसको बनाया गया था CDRI में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। फिर पॉपुलेशन के बारे में कुछ दिया था कि पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ईयर वर्ल्ड में कितना था और इंडिया में कितना है। 1900 में वर्ल्ड में था 2 बिलियन और 1947 में इंडिया में था 350 मिलियन। जब 2000 हुआ तो वर्ल्ड में हो गया 6 बिलियन और इंडिया में हो गया 1 बिलियन। 2011 में 7.2 बिलियन वर्ल्ड में और इंडिया में 1.2 बिलियन। मतलब देख रहे हैं, बस वर्ल्ड में 7 गुना ही ज़्यादा है हमसे, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में। फिर आता है क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये जो इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, इंडिया में इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, इसका क्या रीज़न है। तो इसके कुल 4 रीज़न्स हैं, जैसे कि रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, लोगों की मौत ही नहीं हो रही है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब जो बूढ़े लोग उनके मरने की संख्या कम हो गई है, जो नवजात है उनकी कम हो गई है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज पीपल, और जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनकी क्या हो रही है, उनके नंबर्स में ग्रोथ बढ़ गई है। तो पहला है रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, दूसरा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तीसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चौथा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज पीपल। फिर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किस तरीके का होना चाहिए। आप भी सोच के देखिए कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा वो किस तरीके का होना चाहिए। पहले तो वो हमसे यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कि हम उसको यूज़ करें तो हमें कुछ अजीब ना लगे। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईज़िली अवेलेबल, आसानी से मिलता हो मार्केट में, पता चले हम ढूंढ रहे कहाँ मिल रहा है। तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। मिल भी जा रहा है, हम आसानी से यूज़ भी कर रहे हैं, पर इफ़ेक्टिव भी नहीं है, जिस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हो ही नहीं रहा है।
तो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल भी होना चाहिए कि उसको दोबारा यूज़ कर सकें मैन्युफैक्चर करके, ठीक। और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट या फिर नहीं होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट होना ही नहीं चाहिए या फिर लीस्ट साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए, और कोई इंटरफेयर ना करे सेक्सुअल ड्राइव में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं? तो कुल टोटल 6 तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जिसमें से पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या होता है? नेचुरल मतलब कि जो इसमें हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, ना हम हार्मोनल कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, बाहर से कुछ यूज़ नहीं कर रहे, जो एक पुराने तरीके से सब चला आ रहा है वैसे ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नेचुरल मेथड। जैसे कि पीरियोडिक जैसे कि पीरियोडिक एब्सिटेंस। इसमें क्या होता है कि जो रेड हॉट पीरियड होता है, रेड हॉट पीरियड कितने टाइम का होता है? डे 10 से लेके डे 17 के बीच का जो टाइम होता है वो रेड हॉट पीरियड होता है। अगर उसको इग्नोर करके बाकी सब दिनों में हम ये उस उतने टाइम को इग्नोर करके बाकी सब दिनों में हम अगर सेक्सुअल ड्राइव कर रहे हैं तो वो सेफ़ होगा, चांसेस कम होंगे, बात यही है। दूसरा तरीका है इसी में विड्रॉल और क्लॉटिस इंटरप्ट। मतलब कि जब आपको लगे कि इंसेमिनेशन होने वाला है तो उसी टाइम तुरंत वहाँ से बैक ऑफ हट जाना, उसी को बोलते हैं विड्रॉल। या जो क्लॉटिस हो रहा था उसको रोक देना और अपना इंसेमिनेशन वहाँ से हटा के बाहर करना, इजैकुलेशन, तो उसको बोलते हैं। फिर लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है? ये हार्मोनल है। इसमें वो जो औरत होती है वो अपने बेबी को 6th मंथ तक फीड कराती है, तो उस टाइम उसका जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो हाई अमाउंट में होता है, तो उस टाइम उनके पीरियड्स रुके होते हैं और उसमें कम चांसेस होते हैं। दूसरा है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड मतलब कुछ रुकावट लगा दिया जाए। जैसे कि पहला आता है कॉन्डम। कॉन्डम जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है मार्केट में, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता है। फिर आते हैं डायफ्राम। कॉन्डम्स क्या करते हैं? मीटिंग को रोकते हैं, स्पर्म को फीमेल की सर्विक्स में जाने से रोकते हैं, ठीक है। फिर आता है डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए आते हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कप्स एंड वॉल्ट्स सिर्फ फीमेल्स के लिए आते हैं और ये भी मीटिंग को ही रोकते हैं, स्पर्म को एंट्री नहीं देने देते हैं। फिर तीसरा है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होता है? ये 3 तरीके के होते हैं, नॉन मेडिएटेड, नॉन हार्मोनल और कॉपर रिलीजिंग और हार्मोनल। नॉन मेडिएटेड में आता है लिप्स लूप। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस ये भी सिर्फ फीमेल के लिए होता है, और इसका ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो नॉन मेडिएटेड होता है लिप्स लूप, नॉन हार्मोनल और कॉपर रिलीजिंग होता है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। जैसे देखिए कॉपर टी और कॉपर 7 लिखा है, तो मल्टी लोड 375 में भी 7 आ रहा है, तो ऐसे याद रखिएगा कि कॉपर रिलीजिंग है। फिर हार्मोनल क्या होता है? प्रोजेस्टेट। प्रोजेस्ट्रॉन नहीं लिखा है, प्रोजेस्टेट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? प्रोजेस्टेट, नॉट प्रोजेस्ट्रॉन। और LNG-20। फिर आता है और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पिल्स जो होते हैं बहुत नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। पिल्स भी वुमेंस के लिए होती हैं सिर्फ। इसमें क्या होता है? पिल्स में क्या हो जाता है, या तो प्रोजेस्टेरोन होता है या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन पिल्स होती हैं। इसको हम कैसे खाते हैं?
डेली खाते हैं 21 डेज़ तक, और बस 7 या 5 डेज़ के गैप में इसको नहीं खाते हैं, उतने दिन के लिए रुक जाते हैं, फिर डेली खाते हैं। फिर ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है ओवुलेशन को और इम्प्लांटेशन को। ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को रोकता है, साथ ही साथ ये सर्वाइकल म्यूकस की जो क्वालिटी है उसको भी चेंज कर देता है, ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो सके। फिर 5वां है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि हम इंजेक्शन देते हैं या फिर इम्प्लांट करते हैं अंडर द स्किन, हम लोग इम्प्लांट करते हैं। एक मिनट। सिलिकॉन्स के रॉड होते हैं, उनको हम इम्प्लांट करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, ये देखिए जैसे कि ये, या फिर प्रोजेस्टेरॉन्स के इंजेक्शन से देते हैं, या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं। इम्प्लांट अंडर द स्किन, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। इनका इफेक्टिव पीरियड काफ़ी लॉन्गर होता है, जैसे कि 3 महीने का गैप वाला जो सिस्टम चला है, ये इम्प्लांट की वजह से ही चला है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल combination or IUDs within the 72 hours of coitus have been found to be very effective as an emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। क्या 70 एक तो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, तो ये याद रखिएगा कि जो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है वो पिल्स है या फिर आईयूडी है। क्या है, पिल्स है या फिर आईयूडी है, जो 72 आवर्स में अपना काम करना, 72 आवर्स के बीच में लेना होता है। फिर आता है स्टेरिलाइजेशन। ये एक परमानेंट मेथड है, जिससे अब आगे फ्यूचर में कोई बेबी चाहिए ही नहीं या कोई प्लानिंग है ही नहीं, तो आप स्टेरिलाइजेशन करा सकते हैं। ये सर्जिकल मेथड होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। फीमेल के लिए होता है ट्यूबेक्टोमी और मेल के लिए होता है वेस्कोटोमी। फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है फीमेल में, वासा डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है मेल्स में। इसमें पीरियड्स तो आएंगे लेकिन एग रिलीज भी होगा, लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, फैलोपियन ट्यूब को काट दिया, तो वो आगे नहीं आ पाएगा, तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। वेस्कोटोमी में भी स्पर्म बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, सीरम रिलीज होगा, पर वो स्पर्म जब इंटरकोर्स करेंगे तो फीमेल के वजाइना में नहीं जाएगा, क्योंकि वासा डिफरेंस को काट के बांध दिया गया है। फिर आता है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकली प्रेगनेंसी को रोकने का जो तरीका होता है उसी को MTP बोलते हैं। ये दो वजह से करवाया जाता है। ये इंटेंशनली डन, मतलब कि जानबूझ के करवाया गया है। और इंड्यूस अबॉर्शन करवाने के लिए जानबूझ के अबॉर्शन कराया गया तो MTP यूज़ करेंगे। जानबूझ के ये इंटेंशनली करवाया जाता है, इसमें कोई नेचुरल तरीका नहीं है। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। Nearly 45 to 50 million MTPs performed in a year all over the world, which counts to 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year. Nearly 45 से 50 मिलियन MTP परफॉर्म किया जाता है एक साल में पूरे वर्ल्ड में, जो कि 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव प्रेगनेंसी इन अ ईयर। मतलब कि सोचिए 5 लोग जिन लोगों ने कंसीव किया प्रेगनेंसी, उसमें से एक ने MTP करवा लिया।
लीगलाइज इन 1971 विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन। इसको लीगल कर दिया गया था 1971 में कुछ कंडीशंस के साथ। MTP फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर 12 वीक्स तक सेफ रहता है, करा सकते हैं, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। और इसमें अगर आप करवा भी रहे हैं तो पहले तो इसमें देखा जाएगा कि इसमें मदर और बेबी के लिए ख़तरा होगा तो करवाएंगे। और इसमें 2 एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2 डॉक्टर्स की जो एक्सपर्ट हो उनकी ज़रूरत पड़ेगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर RCH 1977 में स्टार्ट किया गया था। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। RCH क्या होता है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। वो 1977 में स्टार्ट किया गया था। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STIs या फिर वर्नल डिसीज़ VD या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, 3 नाम है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वर्नल डिसीज़, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नॉट क्यूरेबल, इसमें से कौन क्यूरेबल नहीं है, जिसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं? तो वो हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्ब्स एंड एड्स। हेपेटाइटिस B और जेनाइटल हर्ब, देखिए एक होता है जेनाइटल हर्ब्स, एक होता है जेनाइटल वाट्स, तो आप दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस B जो है, हेपेटाइटिस H से स्टार्ट होता है, जेनाइटल हर्पीस में भी H आता है, फिर एड्स एंड जेनाइटल हर्पीस ऐसे हैं कि अगर वो पहले पता चल जाए, एड्स एंड जेनाइटल हर्पीस ऐसे हैं कि अगर वो पहले पता चल जाए तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटेड प्रॉपरली, बट हेपेटाइटिस B को नहीं। STI कौन कौन से? गोनोरिया, सिम्फिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B एंड A। अगर हमें STI के बारे में पहले पता नहीं चला तो ये क्या क्या प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं? pelvic inflammatory diseases, abortion, stillbirth मतलब कि मरे हुए बच्चे पैदा होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि ओवरी की जगह मतलब कि इनफर्टिलिटी, कैंसर। ज़्यादा हाई रिस्क कौन से? हाई रिस्क किस में होता है STI का? तो 15 से 24 साल की जो एज होती है उसमें ज़्यादा होता है। इनफर्टिलिटी क्या होता है? अगर 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। 8 क्या? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, इन विट्रो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, टेस्ट ट्यूब बेबी ज़ायगोट, इंट्राफैल्लोपियन ट्रांसफ़र, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इन विवो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस।